उनके बीच में जो एक वैचारिक दूरियां थी उनको कभी भी उन्होंने खत्म नहीं किया। और जब ये माओवाद की समस्या हम उनके सामने आई तो जैसे मेरे भाई संबित पात्रा ने पूरे देश के सामने आज बताया कि सोनिया जी और राहुल गांधी जी की वामपंथी सरकार प्लस उनके वामपंथी सलाहकार प्लस उनके जो वामपंथी मित्र और ये वामपंथी टेररिस्ट और इनको जो भी जितने भी फंडिंग होती थी, जो भी इनके हथियार होते थे, गोला बारूद होते थे, वो उन लोगों से आते थे जिनके साथ ये कांग्रेस की सरकार उठती बैठती थी। तो हम लोग क्या अपेक्षा कर सकते हैं? क्या कोई समझौता इनके बीच और वामपंथी उग्रवादियों के बीच हो सकता था? नहीं हो सकता था। और उसका क्या परिणाम हुआ कि ये जो वामपंथी उग्रवादी हैं ये बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। इन्होंने खून की नदियां बहा दी, इन्होंने 16,000 से ज्यादा अटैक किए, इन्होंने 2,000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों को मार डाला, इन्होंने छोटे छोटे बच्चों की जो है वो जिंदगियां ले ली, वहां पे नरक बना दिया। इन्होंने तीन पीढ़ियां ये जो है नक्सलवाद की जो आग में है जो इन्होंने झोंक दी। और जब इसके अंधेरे में पूरी तरह से जो ये क्षेत्र है जो डूब गए, जिन छोटे छोटे बच्चों के हाथ में लैपटॉप और कलम होनी चाहिए थी उनके हाथों में इन्होंने बंदूकें दे दी। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जब पूरी तरह से उनका भविष्य खत्म कर दिया तो पूरी तरह से अंधकार में तो अपना हाथ झटक लिया। इनको रेड कॉरिडोर बोल के, नो गो जोन बोलकर जो है पूरे देश में बदनाम कर दिया। हम भी फिल्म इंडस्ट्री में हम सोचते थे कि इतने अच्छे जंगल हैं, वहां जाके कोई गांव की शूटिंग करते हैं, अच्छा कोई गाना बनाते हैं, लेकिन उस टाइम की जो व्यवस्था है वो क्या कहती थी? अरे ये जो आदिवासी लोग हैं ये बड़े ही उग्र होते हैं, ये देश के साथ नहीं रहना चाहता, वहां शूटिंग मत करिए। खुद की असफलता छुपाने के लिए इन्होंने पूरे देश से जो है आदिवासी समाज को इन्होंने आइसोलेट कर दिया। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि रात चाहे कितनी भी लंबी हो वो रात ही है, सवेरा होना निश्चित है। और 2014 में जब प्रधानमंत्री जी की सरकार आई और आज हम देखते हैं कि उन्होंने एक आदिवासी महिला को जो है वो राष्ट्रपति बनाया, उन्होंने हमारे सुरक्षा बलों को जो है वो सशक्त किया और उनको सशक्त करने के बाद उन्होंने वो रेड कॉरिडोर, वो भयानक नो गो जोन को जो है वापस लिया, वहां पे संविधान स्थापित किया। अध्यक्ष महोदय, मैं एक नई सांसद हूँ, मुझे 2 मिनट दीजिए। और खैर प्रधानमंत्री जी ने क्या विकास किया वहां पर, चाहे वो घर बनवाए हो, चाहे वो नल लगवाए हो, चाहे वो 70 लाख महिलाओं को 1,000 की मदद की हो, 21 किस्तों में 13,000 करोड़ दिए हो, या वहां पर जो है जितने भी काम किए हो वो मैं अगर शुरू कर दूं तो आज दिन से रात और रात से फिर दिन हो जाए तो उसमें मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि जो वहां पे डिजिटल पेमेंट्स हुई हैं उनका मैं बहुत ही ज्यादा सराहना करती हूँ। उससे जो नक्सलियों का जो वित्तीय नेटवर्क है वो टूटा है, जो वो वसूली का काम करते हैं वो टूटा है, जिससे वो खोखले हुए हैं। उसके साथ में सबसे सराहनीय काम जो किया है वो मैं कहूंगी विकास और विश्वास के साथ जो हमारी सरकार ने इसको जोड़ा है। उसके उपरांत जो है उन्होंने जो समर्पण की नीति अपनाई है, 8,000 से ज्यादा युवा जो हैं वो समर्पण कर मुख्य धारा से जुड़े हैं, उनको 5 लाख की राशि और उनको रोजगार दिया जा रहा है। महोदय जी, मेरे पास कहने के लिए तो बहुत है लेकिन मुझे बहुत ही कम समय मिल रहा है। सदन के पास समय नहीं है। इस तरह की नीति हमने दोगो में भी अपनाई है और वहाँ भी बोडो में, आसाम में भी 10,000 से ज्यादा लोगों ने समर्पण किया है। और मैं अंत में अध्यक्ष महोदय जी, मैं यही कहना चाहूंगी कि गृह मंत्री जी ने और प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में यह संदेश दिया है कि ये देश बंदूक की नोक से नहीं चलेगा, ये देश संविधान से चलेगा, ये देश जनता के विश्वास से चलेगा। फिर से मैं अपनी सरकार को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। धन्यवाद। हंस रहे हैं गृह मंत्री जी, हंस रहे हैं। पूरी योजना बना रखी है, पूरी योजना बना रखी है। चाणक्य आज अगर जिंदा होते तो वो भी चौंक जाते आपकी राजनीतिक कुटिलता पे। इन्होंने पूरी योजना बना रखी है, हंस रहे हैं, सहमत है मेरी बातों से। अचानक प्रदेशों में चुनाव के दौरान सदन की बैठक बुलाओ,
कोई सर्वदलीय बैठक मत बुलाओ। विधेयक का प्रारूप सिर्फ एक दिन पहले सार्वजनिक कर लो ताकि विपक्ष को कोई मौका न मिले कि इस पे चर्चा कर ठीक ढंग से हो। मीडिया और पब्लिक में पहले से ही चर्चा शुरू कर लो कि मोदी जी एक बहुत बड़ा कदम उठाने वाले हैं महिलाओं के उत्थान के लिए। ये विपक्षी दल के जो नेता हैं कुछ समझते नहीं हैं, राष्ट्र के हित में कुछ करते नहीं हैं, विरोध करेंगे। बेचारे मोदी जी इतना बड़ा कदम उठाने वाले हैं, सबको इनका साथ देना चाहिए राजनीति से ऊपर उठकर। और ये कर करके विपक्ष को धर्म संकट में डाल दो। एक तरफ महिला आरक्षण और दूसरी तरफ आपको काट पीट करने की, पूरे ढांचे को बदलने की स्वतंत्रता, ओबीसी वर्ग को नकारने की स्वतंत्रता। अध्यक्ष महोदय, राजनीति में कुटिल होना अपनी जगह है, शायद हमें और थोड़ा होना भी चाहिए इस तरफ वालों को, लेकिन सत्ता बनाए रखने की महत्वाकांक्षाओं को परे करके देश के हित के लिए सही निर्णय लेना अलग है। शायद हम आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी से आज ये उम्मीद नहीं रख सकते क्योंकि वह समस्याओं से घिरे हुए हैं, उन पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बहुत है। महिला आरक्षण जैसे ऐतिहासिक कदम को उन्होंने सत्ता को बनाए रखने का एक कमजोर बहाना बना दिया है। जाति जनगणना को नकारते हुए एक ऐसी संसद बनाना चाहते हैं जिसमें सिर्फ अभिव्यक्ति और चर्चा का ही अभाव नहीं होगा, बल्कि पिछड़े वर्गों और प्रदेशों की समानता का भी अभाव होगा। हमारी मातृभूमि की अखंडता का आधार है वन सिटीजन, वन वोट, वन वैल्यू। अलग अलग राज्यों का दर्जा बगैर किसी संवैधानिक प्रक्रिया के तय करना इस अखंडता पर वार है। इससे हम कैसे सहमत हो सकते हैं? अध्यक्ष महोदय, इन्हीं 543 लोकसभा क्षेत्रों में से महिलाओं को 33% आरक्षण क्यों नहीं दिया? अगर पद खोने का डर नहीं है तो कुछ लोग अपना पद खो लें। इसी में से SC ST का जो दर्जा है, SC ST में महिलाओं का आरक्षण 33% हो जाए, 1/3 आरक्षण हो जाए, ओबीसी का भी उचित आरक्षण हो जाए, आज पारित हो सकता है। शुभ काम भी हो जाएगा, बेवजह प्रक्रियाहीन परिसीमन से देश का नुकसान भी नहीं होगा और काला टीका भी काम आ जाएगा। सदन की सर्वसहमति से देश के इतिहास में एक महत्वपूर्ण कदम उठाने पर आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी का नाम भी लोकतंत्र का गौरवमय पन्नों में लिखा जाएगा। अध्यक्ष महोदय, आज मेरी बहुत सारी बहनें यहाँ बैठी हैं, सदन की चर्चा देख रही हैं। हम चाहे बड़े शहरों में रहती हों या छोटे कस्बों में, गांव में,